Good morning, students. Today I am going to start have a new chapter, chapter 3, राजा भोज। यह एक कहानी है। इस कहानी में भारतीय इतिहास में ऐसे महत्वपूर्ण प्रसंग से अवगत कराया गया है जो हमें धर्म अधर्म, पाप पुण्य, अच्छा बुरा, प्रायश्चित जैसे गुण अवगुणों का भेद समझाता है तथा जीवन का सही मार्ग सुझाता है। व्यक्ति स्वार्थी बनकर कितना बड़ा पाप करने पर आमादा हो जाता है तथा फिर सत्य का ज्ञान होने पर किस तरह गंभीर प्रायश्चित करने का मन बना लेता है, यही दुर्लभ संदेश इस कहानी से हमें प्राप्त होता है। बहुत पुरानी बात है। धारा नामक देश में सिंधुल नामक राजा राज करते थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम था भोज। राजा सिंधुल के छोटे भाई का नाम था मुंज। धारा नामक देश में सिंधुल नाम का एक राजा राज किया करता था। उसका एक पुत्र था और एक छोटा भाई था। उनके पुत्र का नाम भोज था और भाई का नाम मुंज था। राजा सिंधुल बूढ़े हो चले थे। अपना अंत निकट देखकर उन्हें चिंता हुई कि उनके बाद राजा कौन बने। वे मन से अपने पुत्र भोज को राजा बनाना चाहते थे, किंतु भोज उस समय बहुत छोटा था और अपने बल पर शासन नहीं कर सकता था। राजा सिंधुल को यह भी डर था कि भोज को राजा बनाया गया तो मुंज ईर्ष्या से भर उठेगा और भोज को मारकर राजगद्दी प्राप्त करना चाहेगा। चिंता करते करते उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने मुंज से कहा, तुम अभी राज सिंहासन पर आसीन हो जाओ। तुम मेरे पुत्र भोज का लालन पालन करो। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे बाद वह राजा बने। मुंज राजा सिंधुल के निर्णय से प्रसन्न हुए कि उन्हें जीवन भर राजकाज मिलेगा। उन्होंने आश्वासन यानी कि भरोसा दिया कि वे प्यार से और पूरे ध्यान से भोज का पालन पोषण करेंगे। राजा अपने पुत्र को राजगद्दी पर बैठाना चाहते थे, लेकिन उनका पुत्र बहुत छोटा था। राजा का कार्यभार संभाल नहीं पाता और अगर अपने पुत्र को बिठाता तो उनका भाई ईर्ष्या से भोज को मार डालेगा। इसलिए राजा ने एक उपाय सोचा और मुंज को कहा कि तुम राज्य संभालो और तुम्हारी मृत्यु के बाद भोज को राज्य का उत्तराधिकारी बना देना। अभी तुम इसका लालन पालन करो। राजा मुंज इस पर बड़े खुश हुए और राजा को यह करने के लिए आश्वासन दिया यानी कि भरोसा दिया और राजा सिंधुल ने दूसरे दिन ही मुंज को राजा बना दिया। एक दिन राजा के दरबार में एक ज्योतिषी आए। उन्होंने मुंज को उनके भूत भविष्य के बारे में कई बातें बताई। राजा के दरबार में एक बार एक ज्योतिषी आए थे जिन्होंने राजा मुंज को उनके भविष्य के बारे में सारा बताया, जो उन्हें ठीक लगी। उन्होंने ज्योतिषी से कहा कि वे भोज के भविष्य के बारे में भी बताएं। ज्योतिषी ने कहा, यह बड़ा यशस्वी राजा बनेगा। यशस्वी यानी कि ख्याति प्राप्त प्रसिद्ध राजा, और दीर्घ काल तक राज्य करेगा, दीर्घ काल तक, लंबे समय तक। यह सुनते ही राजा मुंज चिंता में पड़ गए। जब तक उन्हें शासन से न हटाया जाए तब तक भोज दीर्घ काल तक राज्य नहीं कर सकता। वे सोचने लगे कि क्या वह सिंहासन के लिए मुझे मार डालेगा। उन्होंने एक निर्णय कर लिया, कैसे भी हो भोज को मरवाना होगा, नहीं तो मेरे लिए खतरा है। अब जब ज्योतिषी से राजा मुंज ने पूछा कि मुझे भोज के बारे में कुछ बताओ, और ज्योतिषी ने कहा कि यह बहुत ही यशस्वी राजा बनेगा और लंबे समय तक राज करेगा, तो राजा मुंज को अपने राज्य की चिंता होने लगी कि राजा भोज मुझे मार डालेंगे राज्य के लिए, इससे पहले मैं इसे मार डालूं। और उन्होंने एक उपाय सोचा। उन्होंने अपने सेवक वत्सराज से कहा, इस बच्चे को जंगल ले जाओ और मार डालो, मुझे इसका सिर लाकर दिखाओ। वत्सराज जंगल में भोज ने वत्सराज से पूछा, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो। वत्सराज ने उसको सारी सच्ची बात बता दी। अब राजा ने अपने सेवक वत्सराज को बुलाया और उसे कहा कि तुम भोज को जंगल में लेकर जाओ और ले जाकर इसे वहाँ पर मार डालो। लेकिन वत्सराज इस पर राजी नहीं हुआ। उसने उसको मना कर दिया कि एक निर्दोष बालक को मैं कैसे मारूं। लेकिन राजा ने बार बार आदेश दिया कि तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। तो वत्सराज ने उनकी आज्ञा का पालन किया और उसे जंगल ले गए। और जब भोज ने उनसे पूछा कि तुम मुझे जंगल में क्यों लाए हो,
तो इस पर वत्सराज ने कहा कि मैं तुम्हें मारने के लिए लाया हूँ, क्योंकि तुम्हारे चाचा ने मुझे तुम्हें मारने का आदेश दिया है। इस पर भोज ने कहा, राजा ने जो कहा है वही करो, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। हाँ, मैं एक पत्र लिखता हूँ, उसे चाचा जी को दे देना। उसने ताड़पत्र पर कुछ लिखा और उसे वत्सराज को दे दिया। फिर कहा, मेरा सिर काट लो। किंतु वत्सराज भोज को मारने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसने भोज को भुवनेश्वरी मंदिर में छिपा दिया। फिर उसने मोम से एक बालक का सिर बनाया, उसे बकरी के रक्त से भरी थाली में रखकर राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा ने पूछा, क्या मरने से पहले भोज ने कुछ कहा था? वत्सराज ने कहा, कुछ कहा नहीं, एक पत्र दिया है। अब जब भोज ने कहा कि राजा ने जो कहा है तुम वही करो, यानी कि उन्होंने मुझे मारने के लिए तुम्हें भेजा है, तो तुम मुझे मार दो, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें एक पत्र देता हूँ जो कि तुम्हें मेरे चाचा को देना है। तो वत्सराज ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं मार सकता। वत्सराज ने उसे भुवनेश्वरी माता के मंदिर में छिपा दिया और उसकी जगह एक मोम का बालक बनाया और उसके बालक का सिर काटकर एक थाली के अंदर बकरी के रक्त में रखकर राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया, यानी कि उसे दिखा दिया। और जब राजा मुंज ने पूछा कि भोज ने मरते समय मुझे कुछ कहा क्या, तो वत्सराज ने कहा कि नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक पत्र दिया है और उन्होंने वह पत्र राजा को दे दिया। राजा ने पत्र खोलकर पढ़ा। उसमें लिखा था, हे राजन, राम और युधिष्ठिर जैसे राजा इस धरती पर पैदा हुए, लेकिन मरते समय भूदेवी यानी कि जन्मभूमि इनमें किसी के साथ नहीं गई। क्या आपके मरने पर भूदेवी आपके साथ जाएगी? पत्र पढ़कर मुझको बड़ी गलानी हुई। उन्होंने सोचा, भोज कितना ज्ञानवान और गुणी लड़का था, इस छोटी उम्र में भी उसमें कितना विवेक था। हाय, मैंने लालच में इतने अच्छे बालक को मरवा दिया। हाय, कितना बड़ा पाप हो गया। जब राजा मुंज ने पत्र खोलकर देखा और उसमें लिखा था कि कोई अपनी मातृभूमि को मरते समय क्या अपने साथ लेकर जाता है? इस देश पर इतने महान राजा हुए, क्या वो आज तक लेके गए हैं? तो इस पर राजा मुंज को बहुत ही आत्मग्लानि हुई और उसे दुख लगा कि मैंने इतने ज्ञानवान और गुणी लड़के को मरवा दिया। इसका तो मुझे प्रायश्चित करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसको मारने से जो मुझे पाप लगा है यह प्रायश्चित से ही हट सकता है। उन्होंने अपने मंत्री बुद्धिसागर को बुलवाया और कहा, मैंने घोर अपराध किया है, मैंने एक निर्दोष बालक को मरवा दिया। मैं अग्नि प्रवेश करके पश्चाताप करूँगा। यह बात चारों तरफ फैल गई और लोग सोच रहे थे कि राजा को पश्चाताप करना ही चाहिए। तभी वत्सराज ने कहा, हे राजन, आपको अग्नि में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं है। आपसे कोई अपराध नहीं हुआ है। मैंने राजकुमार भोज को कहीं छिपा दिया है, क्योंकि मैं उन्हें मारना नहीं चाहता था। मैंने ही आपकी आज्ञा न मानकर गलती की है। आप मुझे दंड दें यानी कि सजा दें और राजकुमार को वापिस बुला लें। राजा मुंज को बड़ी प्रसन्नता हुई, यानी कि वे बड़े खुश हुए कि भोज जीवित है। वे तुरंत भोज को भुवनेश्वरी मंदिर से बुला लाए। उन्हें दुख तो था ही, उन्होंने लालच किया है और हत्या का विचार किया है। इस गलानी के कारण उन्होंने उसी समय राज सिंहासन छोड़ दिया। वे भोज को राजपाट देकर अपनी पत्नी के साथ वानप्रस्थ आश्रम चले गए। जब राजा को यह पता लगा कि राजा भोज जीवित हैं, तो वे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने एक निर्णय लिया कि मैं अपना सारा राजपाट राजा भोज को दे दूंगा और मैं अपनी पत्नी के साथ वानप्रस्थ आश्रम चला जाऊंगा। राजा भोज बड़े हुए तो बड़े यशस्वी राजा बने, यानी कि प्रतापी राजा बने। उनके राज्य में सुख शांति थी, प्रजा बहुत प्रसन्न थी, खुश थी। राजा विद्वानों, कवियों और कलाकारों का बहुत आदर करते थे। राजा कलाकारों और कवियों का बहुत सम्मान करते थे। उस समय के विद्वान यानी कि ज्ञानी लोग राजा भोज को कर्ण के समान दानी मानते थे। राजा के दरबार में कालिदास नामक कवि थे। अब राजा की जो प्रजा राजा को कर्णवीर के नाम से जानती थी, यानी कि कर्ण के समान दानी मानती थी। जिस प्रकार से कर्ण अपने समय में एक दानी राजा के नाम से प्रसिद्ध हुए थे, उसी प्रकार से राजा भोज भी कर्ण की उपाधि के नाम से रहे। राजा के दरबार में कालिदास नामक कवि थे। उनमें कवित्व शक्ति इतनी प्रखर यानी कि तेज थी कि लोग उन्हें सरस्वती पुत्र कहते थे।
कालिदास के कविता पाठ से राजा इतने प्रसन्न थे कि हर कविता पर उन्हें बहुत सा धन उपहार के रूप में देते थे, उपहार भेंट के रूप में देते थे। कुछ दरबारी कालिदास के इस भाग्य से जल भुनकर रह जाते थे। उन्होंने सोचा कि दोष लगाकर कालिदास को राज्य से बहिष्कृत करवा दिया जाए। जब कालिदास कवि राजा को कविताएं सुनाया करते थे और इस पर राजा भोज उन्हें बहुत सा धन भेंट के रूप में दिया करते थे, तो उनके दरबारी जो कवि थे उन्होंने सोचा कि ये सारा का सारा धन तो कालिदास के ऊपर ही लुटा देंगे तो हम लोगों के हिस्से में कुछ नहीं आएगा। इसलिए उन्होंने एक युक्ति सोची और उसे राज्य से बाहर निकालने का निर्णय लिया। एक दिन कालिदास की अनुपस्थिति में दरबारियों ने राजा के कान भरे। जब कालिदास दरबार में नहीं थे तो दरबारियों को मौका मिल गया और उन्होंने राजा के कान भरने शुरू कर दिए। उन्होंने कालिदास के चरित्र के बारे में राजा को उल्टी सुल्टी बातें कही। राजा कालिदास से अप्रसन्न हो गए। उन्होंने कालिदास से कहा, तुम मेरे राज्य में रहने योग्य नहीं हो, तुम मेरठ राज्य छोड़कर चले जाओ। कालिदास समझ गए कि यह दरबारियों की चाल है, लेकिन राजा का रुख व्यवहार देखकर उन्होंने नगर छोड़ने का निर्णय ले लिया, यानी कि फैसला ले लिया। अब जब राजा को दरबारियों ने कहा कि इसका चरित्र अच्छा नहीं है तो राजा उससे नाखुश हो गए और उन्होंने उसे बाहर निकालने का फैसला कर लिया। उन्होंने उसे कह दिया कि तुम यह मेरठ राज्य छोड़कर यहाँ से चले जाओ। लीलावती नामक राजनर्तकी कालिदास के काव्य पर मुग्ध थी। एक राजनर्तकी थी जिसका नाम था लीलावती। वह कालिदास के काव्य सौंदर्य पर बहुत ही मुग्ध थी। उसने कालिदास से कहा, जल्दी ही राजा को सत्य का ज्ञान हो जाएगा, तब तक आप मेरे घर में छिप कर रहिए। उसने कालिदास से कहा कि आपको यह राज्य छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि राजा को जब सत्य का ज्ञान होगा तो उन्हें बहुत दुख लगेगा, इसलिए आप यहीं छिप कर मेरे पास रहें। रानी को मालूम हुआ कि राजा ने कालिदास को देश से निष्कासित कर दिया है, यानी कि निकाल दिया है। उन्होंने राजा से कहा, कालिदास सरस्वती पुत्र है, कभी गलत आचरण नहीं कर सकते, यानी कि कभी भी गलत व्यवहार नहीं कर सकते। उनका आचरण, उनका चरित्र गलत नहीं हो सकता। आपके दरबारी उनसे जलते हैं। आपने सच्चाई का पता लगाए बिना उन्हें दंडित कैसे आई थी। उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने कालिदास जैसे महान व्यक्ति को इतना बड़ा दंड कैसे दे दिया, यानी कि सजा कैसे दे दी। जब राजा को यह पता लगा कि उनकी वजह से कालिदास को सजा मिली है तो उन्हें दुख लगा और उन्हें अपने निर्णय के ऊपर अफसोस होने लगा। राजा भोज अब कालिदास को वापस बुलाना चाहते थे और उनसे क्षमा मांगना चाहते थे, माफ़ी मांगना चाहते थे, किंतु कालिदास है कहाँ। राजा ने कालिदास को ढूंढ निकालने की युक्ति सोची, एक उपाय सोचा। उन्होंने आधी कविता लिखी और दरबार के कवियों से कहा, इसे पूर्ण करें। अब राजा ने कालिदास को ढूंढने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि जब वह मिल जाए तो मैं उनसे क्षमा मांगूं, क्योंकि मैंने अपराध किया है, मैंने उन्हें निकालने का गलत निर्णय लिया है। लेकिन वे कालिदास को ढूंढे कैसे। अब उन्होंने एक युक्ति सोची, यानी कि एक उपाय सोचा और एक कविता एक कागज़ के ऊपर लिखी और अपने दरबारी कवियों को बुलाकर कहा कि तुम इसे पूरी करो। उन कवियों ने बहुत प्रयत्न किए, लेकिन वे कविता को पूरी नहीं कर पाए। कवि लज्जा से गड़ गए और उन्होंने निश्चय किया कि वे देश छोड़कर चले जाएंगे। वे सब लीलावती के घर के सामने से जा रहे थे। कालिदास ने उन्हें अंदर से देख लिया था। उन्होंने लीलावती को कवियों के भागने के कारण जानने के लिए भेजा। लीलावती ने वापस आकर आधी कविता सुनाई। कालिदास ने कविता पूरी कर दी और लीलावती के माध्यम से पूरी कविता पहुंचा दी। अब जब कवियों ने उस कविता को पूर्ण करना चाहा लेकिन उनसे पूरी नहीं हुई तो वे शर्म के मारे ज़मीन में गड़ गए और उन्होंने सोचा कि अब हमें यह देश छोड़कर चले जाना चाहिए। जब वे जा रहे थे तो वे राजनर्तकी लीलावती के घर के सामने से निकलने लगे तो उन्हें अंदर से कारण जानो। और जब लीलावती गई तो दरबारी कवियों ने उसे कविता के बारे में बताया और लीलावती ने वह कविता लिखने के लिए कालिदास को कहा। कालिदास ने वह कविता पूरी कर दी और लीलावती के माध्यम से, यानी कि उसके जरिए से कविता राजा तक पहुंचा दी गई। दूसरे दिन कवियों ने राजा से कहा, महाराज हमने कविता पूरी कर दी है। कविता सुनते ही राजा समझ गई है कालिदास का काम है। उन्होंने कड़ाई यानी कि
सख्ती से पूछा तो कवियों ने सच्ची बात बता दी। राजा समझ गए कि कालिदास कहाँ है। अब राजा को पता लग गया, क्योंकि उन्हें पता था कि यह कविता कालिदास के अलावा कोई भी पूरी नहीं कर सकता, और उन्हें पता लग गया कि कालिदास कहाँ पर है। वे तुरंत रथ लेकर लीलावती के घर गए। वहाँ कालिदास को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने जब देखा कि लीलावती के घर कालिदास हैं तो वे बहुत खुश हुए। उन्होंने कालिदास से अपनी गलती की क्षमा मांगी। उन्होंने कालिदास से कहा, लोग मुझे समझदार कहते हैं, फिर भी मैं कितना नासमझ बन गया। गलत लोगों की बात सुनकर मैंने उन पर विश्वास कर लिया। अब मैं समझ गया, बिना जांच किए किसी की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उसके बाद कालिदास राजा भोज के दरबार में आ गए। राजा भोज ने कालिदास के प्रति आदर और सम्मान दिखाया, उन्हें सम्मान दिया। जब राजा को यह पता लगा कि कालिदास लीलावती के घर है, तो उन्होंने लीलावती के घर जाने का फैसला किया और वहाँ पर उन्होंने कालिदास से क्षमा मांगी। क्षमा मांगने के बाद वे पूरे आदर सम्मान से कालिदास को अपने दरबार में लेकर आए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी बिना देखे, बिना सुने या बिना समझे किसी की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए, और अगर गलती हो तो सत्य का ज्ञान होने पर प्रायश्चित कर लेना चाहिए। धन्यवाद।